हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं भारत में खनिज संसाधनों की। न्यू टॉपिक है अपना खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये खनिज पदार्थ भूगर्भ में, जो भूगर्भ है, पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल के अंदर जो क्रस्ट भाग है जो धरातल का, उस क्रस्ट से यानी पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं। निकाले जाने वाले कौन से पदार्थ हैं? प्राकृतिक पदार्थ, जो कि प्राकृतिक और रासायनिक, जो दोनों का सहयोग से जो बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं, उनको कुछ निश्चित स्थानों पर ही ये मिलते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, जो पृथ्वी ठंडी हुई थी उस समय, लावा जब ठंडा हुआ, उसमें प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ बने हुए हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों का मिश्रण जब हुआ तो एक पदार्थ बना। उस पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। वो खनिज कुछ निश्चित स्थानों पर ही हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर उस मिलने वाली जगह पर हम सर्वेक्षण के माध्यम से, जब भूगोलवेता हैं, ज्योग्राफर्स हैं, वो जब सर्वे करते हैं तो उस सर्वेक्षण के माध्यम से ही उस क्षेत्र में हमें जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ है या नहीं। ऐसे तो हम निकाल ही नहीं पाते। अगर कहीं पर चट्टानी भाग है तो उसको खोद करके हम देखें तो वहाँ पर ऐसे नहीं पता चलता, उसका सर्वे करते हैं। ठीक है, उनके पत्थरों को वहाँ पे सर्वे किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन क्षेत्रों में यहाँ पे इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमें सर्वे करने की आवश्यकता है, जिसके कारण हम उस खनिज को उस क्षेत्रों में हम उस खनिज का पता लगा सकें और उसको बाहर निकाल सकें। ठीक है, खनिज संसाधन उसे कहते हैं कि पृथ्वी जो सतह है, सतह तथा आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनको खनन प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम उसको बाहर निकालते हैं और उसको मानव के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, जब हम उसको अंदर से या भूगर्भ से जब निकालते हैं तो उसको निकालने के बाद में किससे निकालते हैं? खनन प्रक्रिया से, माइनिंग प्रोसेस से निकालते हैं। तो खनन माध्यम से हम उसका उत्पादन करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसके बाद में वो खनन प्रक्रिया माध्यम से निकाला हुआ पदार्थ मानव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अगर उपयोग में आता है तो वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर भारत में बात करें खनिज पदार्थों की या खनिज संसाधनों की, तो कहाँ पर किया जाता है? तो भारत में ये जो खनिज संसाधन है, अगर इसकी परिभाषा तो हम लिख लेंगे। भारत में खनिज संसाधन है वो कहाँ पर पाया जाता है? जैसे उत्तरी मैदानी भाग है उसके अंदर कम पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में कम पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? यह लिखेंगे पृथ्वी सतह तथा, क्या लिखेंगे? पृथ्वी सतह तथा आंतरिक भागों, यहाँ पे आप क्रस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे भूगर्भ की बात हो रही है तो इसको आप क्रस्ट भी लिख सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे आंतरिक भागों में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो खनन प्रक्रिया के माध्यम से निकाले जाते हैं, जो मानव के लिए प्रत्यक्ष
वह अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। उसे खनिज संसाधन कहते हैं। आ गया समझ में? इसकी डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी सतह, धरातल तथा उसके आंतरिक भागों में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो कि खनन प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलते हैं और मानव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में काम में आते हैं, तो उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें तो इसकी बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो भारत में जो उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसमें खनिजों की कमी पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? उसमें कमी कारण यहाँ पर हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान में वहाँ पे मिट्टी का जमाव किया जा चुका है। तो मिट्टी का जमाव होने के बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में खनिज खनन प्रक्रिया नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर तो क्या है? मिट्टी है, तो उससे खनिज प्रक्रिया नहीं निकलती। भारत में उत्तर के विशाल मैदान में खनिजों की कमी पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात है हिमालय क्षेत्र में भी कमी पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर यहाँ पर जो खनिज पदार्थ अगर पर्वतीय क्षेत्रों में निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ये बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे हिमालय से निकालने पर यहाँ खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं, लेकिन निकालने पर यहाँ पे महंगा पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे खनन प्रक्रिया नहीं की जाती। तो भारत के हिमालय क्षेत्र से भी खनन प्रक्रिया नहीं होती, खनिज नहीं पाए जाते या नहीं प्राप्त होते अपने को। अधिकतर जो खनिज है भारत के, जो वो खनिज है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, वहीं पर ही हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ पर जो शैलें हैं वो प्राचीन व रवेदार होती हैं। अधिकतर जो खनिज कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो प्राचीन और रवेदार है। क्या है? प्राचीन है और रवेदार है। इन दोनों के अंदर यहाँ पे जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी खनन प्रक्रिया के माध्यम से खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं उसके अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर लोएस्क है, मैग्नीज है, लोएस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अब्रक है। जो ये खनिज पदार्थ होते हैं, लोएस्क, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, इनमें तो भारत संपन्न है। इनमें तो क्या भारत संपन्न है, लेकिन दो ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिसके अंदर भारत आत्मनिर्भर है, यानी यहाँ पे 99% यहाँ पे उत्पादन होता है। आत्मनिर्भर किस पे है? चूना पत्थर पे, डोलोमाइट पे। ये दो खनिज पदार्थ ऐसे हैं, एक तो कौन सा? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, एक डोलोमाइट। इन दोनों में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। भारत क्या है इसमें? आत्मनिर्भर। कुछ अन्य प्रकार के खनिज भी हैं। अन्य प्रकार के खनिजों में हम जैसे ले सकते हैं सीसा है, जस्ता है, टंगस्टन है, टिन है, एल्युमिनियम है। इस प्रकार के खनिज भी यहाँ भारत में मिलते हैं। ठीक है। यहाँ भी खनन प्रक्रिया के माध्यम से इन खनिजों को निकाला जाता है। अब बात करते हैं खनिज कितने रूपों में मिलते हैं। खनिज हमें 3 रूपों में मिलते हैं। एक तो मिलता है धात्विक खनिज, एक मिलता है अधात्विक खनिज, और एक मिलता है हमने को ईंधन खनिज। किन किन रूपों में मिलता है? खनिजों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन से बांटते हैं? धात्विक खनिज। एक रूप में बांटते हैं हम अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और एक होता है ईंधन खनिज, ईंधन खनिज।
3 रूपों में मिलते हैं अपने को, ठीक है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक के अंदर जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे हम बात करें लोहा है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये जो धात्विक खनिज में श्रेणी में आते हैं। अगर अधात्विक खनिजों की बात करें तो इसके अंदर जो चूना पत्थर जैसे पदार्थ होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, ऐसे पदार्थ हैं किस में लेते हैं, अधात्विक में लेते हैं, जिसमें सीसा है, जिसमें चूना पत्थर है, जिसमें जिप्सम है, ठीक है, बलुआ पत्थर है, चिक्का मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो ये जो अधात्विक के खनिज होते हैं, ठीक है। और ईंधन खनिज में हम लेते हैं ईंधन के रूप में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ये जो खनिज होते हैं वो ईंधन खनिज के रूप में हमें यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। जो अपने प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत में इसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे खनिजों का भंडार पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं खनिजों के रूप में, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। इस पठार में खनिजों के भंडार अथाह पाए जाते हैं, जिसको यहाँ पे भारत में क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। आप इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में देख सकते हो, इसको आप ध्यान में रखना। खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को। हम बात करते हैं ना भारत में कि भारत में उत्तर के विशाल मैदान में कमी है, भारत के हिमालय क्षेत्र में कमी है, तो अधिकतम यानी अधिकांश जो मात्रा है खनिजों की वो कहाँ पर है, वो प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में भी किन किन क्षेत्रों में है, यहाँ पे छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है, जहाँ झारखंड पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, उड़ीसा के पास वाला क्षेत्र है, झारखंड के पास में जो बिहार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। उसके अंदर जो खनिज है उसके अथाह भंडार हैं, जिसके कारण इसको भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में ध्यान में रखोगे, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। दूसरे क्षेत्र अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, तो दूसरा क्षेत्र है इसके अंदर जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसका जो मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मध्यवर्ती में एक तो मध्य प्रदेश आता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन से आते हैं, एक तो आता है मध्य प्रदेश और एक आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़। ये जो क्षेत्र है ये मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे भी जो खनिज प्रक्रिया है वो यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं, खनिजों के उत्पादन भी किया जाता है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हम राजस्थान वाले क्षेत्र की बात कर सकते हैं। राजस्थान में जहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में हम लिखें तो यहाँ पे अरावली प्रदेश लिख सकते हैं। अरावली प्रदेश के अंदर भी खनिजों के भंडार है, अरावली प्रदेश। और अगर बात और करें तो अरावली के जो दक्षिणी भाग है, इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण में इसके हाड़ौती का पठार है। कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहाँ पर है, 4 जिलों से संबंधित है, कोटा, बारां और बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार है। वहाँ पे खनिजों के भंडार है, जिसको राजस्थान का अजायब घर कहा जाता है या खनिज भंडार कहा जाता है। राजस्थान के जो खनिज के भंडार कहाँ पर है, हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का जो पठार है वो विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है उसकी कगार है। विंध्यन पर्वत श्रेणी की क्या है, आगे की कगार है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। मालवा का पठार का ही छोटा भाग है हाड़ौती का पठार, जो राजस्थान से संबंधित है। मालवा का पठार किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास में, ठीक है, उसी का कगारनुमा भाग है। और उसका कगार का आगे का हिस्सा कौन सा है, हाड़ौती का पठार, जो कि मिलन बिंदु है किसका, विंध्यन कगार का और अरावली कगार का। जहाँ पे जीबीटी है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट जो भ्रंश रेखा पाई जाती है, वहाँ पर भी राजस्थान का ये खनिजों का भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक क्षेत्र राजस्थान के प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसके अंदर अरावली प्रदेश और अरावली के दक्षिण में हाड़ौती का पठार ये भी शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें और आगे की, तो इसमें और क्षेत्र है, वो क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में, अगर भारत के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर विशेष रूप से इस दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक का क्षेत्र है।
कर्नाटक। और तमिलनाडु है, कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। इन क्षेत्रों के अंदर भी यहाँ पे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक है और तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भी इसमें आता है, जिसके अंदर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में गोवा भी आ जाता है और जिसके अंदर केरल का कुछ भाग आ जाता है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आ जाता है, जिसके अंदर भी खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें क्षेत्रों की तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र का कहाँ का भाग है? असम वाला। हिमालय भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिसके अंदर पश्चिमी भाग जो हिमालय उसकी बात करें तो वहाँ पर उस खनिजों की कमी पाई जाती है। लेकिन पूर्वी हिमालय है, वहाँ पर जो असम वाला क्षेत्र है, असम के अंदर जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर पेट्रोलियम के भंडार हैं, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो यहाँ पे खनिजों को देख सकते हैं। और बात करें अगर हम तो इसके अंदर और बात में अगर जो महासागरीय बात करें, हिंद महासागर में भी यहाँ पे भारत के खनिज के भंडार हैं। खनिज के भंडार कहाँ पर है? जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई वाला क्षेत्र है जिसमें पेट्रोलियम के भंडार स्थित है। बॉम्बे हाई क्षेत्र है जिसके अंदर पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिजों के भंडार और उत्पादन किया जाता है। ठीक है। आगे की बात करें तो भारत में निवासी प्रकार के 89 प्रकार के यहाँ उत्खनन किए जाते हैं खनिजों की। यहाँ पर 89 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं? निवासी प्रकार के खनिज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं भारत में, जिसमें से हम अगर बात करें भारत के जो जीडीपी है, जो ग्रोस डेवलपमेंट जो इसकी स्कीम है उसके अंदर जीडीपी में इसका अंश कितना है? तो अंश की बात करें तो भारत की जीडीपी में इसका अंश राष्ट्रीय आय में, जीडीपी मतलब राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय में इसका अंश है वो है कितना है? 2.67%। यानी खनिजों से जो मूल्य प्राप्त होता है उसका कितना प्रतिशत भारत के जीडीपी में है? भारत की राष्ट्रीय आय में है 2.67% अंश खनिजों से प्राप्त आय का है। खनिजों से जितने भी आय प्राप्त होती है उसका अंश है ये 2.67 जो राष्ट्रीय आय का है। ठीक है। और बात करें हम इसके अंदर तो अधिकांश खनिज है उत्पादन पर राज्य का ही हक होता है, संबंधित राज्य का। जैसे झारखंड में हम खनिज प्रक्रिया निकालते हैं तो उस संबंधित राज्य या झारखंड का ही हक होता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो खान एवं खनिज अधिनियम बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? खान एवं खनिज अधिनियम। कब बना था ये? 1957 में। अधिनियम ये बना है 1957 में। ठीक है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो है उस जो खनिज है उनके ऊपर निगरानी रखती है। जो भी खनिज जो करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन पर क्या रखती है? निगरानी रखती है। जबकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं, उनके ऊपर जो पूर्ण रूप से केंद्र जो सरकार है, केंद्रीय सरकार और रक्षा विभाग है, उस दोनों का ही यहाँ पे नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार तथा रक्षा जो विभाग है उसका नियंत्रण होता है जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। और आगे की बात करें तो इसके अंदर जो आईएमबी वाला क्षेत्र जो विभाग है, इंडियन माइनिंग ब्यूरो जो है, इंडियन माइनिंग जो ब्यूरो होता है वो हर वर्ष यहाँ पे नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करता है, जीडीपी के रूप में यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार हम खनिजों के मूल्यों में यहाँ अनुपात की दृष्टि से खनिजों का अंश देख सकते हैं, जिसमें धात्विक खनिज जो होते हैं उसका अंश कितना होता है? धात्विक का कितना होता है और अधात्विक का कितना होता है? धात्विक खनिज है, ईंधन खनिज है, और अगर अन्य की बात करें तो अन्य खनिज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिजों के अंदर कुल खनिज का जो अंश होता है उसका 66% ईंधन खनिजों में खर्च किया जाता है। ईंधन में भी कितना प्रतिशत? 66%। जो ईंधन खनिज है जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो अंश की बात करें तो इसमें 2/3 से अधिक जो मूल्य होता है वो कोयला पेट्रोल का होता है ईंधन खनिजों में। धात्विक खनिजों की बात करें तो यहाँ कुल अंश का 20% हिस्सा होता है
जो कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है वो लो एस्क का होता है। लो एस्क यानी कितना होता है 83%। कितना होता है 83%, यानी 20 का जो 83% निकालेंगे तो 16.6% आएगा। यानी इतना हिस्सा किसका है, लो एस्क का है। भारतीय कुल आय का जो मूल्य है, खनिजों के मूल्य हैं, उन मूल्यों में इनका अंश जो है यानी उसका प्रतिशत कितना है, तो लो एस्क का 83% यानी 16.6% कुल आय का है। भारत की कुल आय का 20% धात्विक है, और धात्विक में भी सबसे ज़्यादा किसका है, लो एस्क का। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो अंश होता है वो लो एस्क का है, जो कितना है 20 में से 16.6%। यानी वैसे देखें 100% में तो 83% हिस्सा किसका है, लो एस्क का है। ठीक है, आगे की बात करें हम अधात्विक खनिजों में, तो यहाँ पर इसका 12% भाग है। कितना प्रतिशत है, 12%। लघु जो खनिज इसको बोलते हैं, अधात्विक में लघु खनिज बोलते हैं। अधात्विक में सर्वाधिक अंश जो है वो किसका होता है, लाइम स्टोन का होता है, चूना पत्थर का होता है। सर्वाधिक किसका होता है इसमें, लाइम स्टोन, चूना पत्थर होता है। उसका अंश यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो कि कितना है, इसका 66% है। किसका, 12% का कितना परसेंट है, 66% अंश। यानी इसे 100% मान लें तो 66% किसका अंश है, चूना पत्थर का है, यानी लाइम स्टोन का है। ठीक है, अन्य खनिज में हम देखें तो 2% है, जिसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे डायमंड हीरे की कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य खनिजों में हीरा जो है, डायमंड जो मुंबई के बाज़ार में यहाँ पे निकाला जाता है, वहाँ पर ही ये निर्यात किया जाता है, मुंबई के बाज़ारों में। ठीक है, आगे की बात करें हम तो भारत में जो खान क्षेत्र हैं, भारत में जो खान क्षेत्र के रूप में अगर बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। खान क्षेत्र में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है, जो देश के कुल खनन का 21.43% इसके अंतर्गत आता है। कुल क्षेत्र का कितना आता है, 21.43 किसका आता है, राजस्थान का। कुल क्षेत्र के, भारत के कुल क्षेत्र का खनन के रूप में बात करें तो 21.43% जो भाग है वो राजस्थान का है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, भारत में खान क्षेत्र में देखें तो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और इसके अंदर देश के कुल खनन का अगर हिस्सा देखें तो जो राजस्थान का जो खनन का हिस्सा है वो 21.43% है, यानी प्रथम स्थान रखता है इसमें। ठीक, आगे की बात करें इसमें तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम इसमें धात्विक खनिजों के रूप में। धात्विक खनिज में सबसे पहले हम जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे लौह अयस्क का। कौन सा पॉइंट लेंगे हम, लौह अयस्क का पॉइंट लेंगे। लौह अयस्क जो है जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, जो कि मैग्नीज वगैरह, टिटेनियम, वेडेनियम प्रकार के जो खनिज हैं उनके साथ मिश्रित रूप में मिलता है, फिर इसको अलग शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लौह अयस्क। लौह अयस्क, लौह अयस्क की बात करें तो भारत में जो लौह अयस्क है, वर्तमान में आज जितनी भी औद्योगिक कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उनके अंदर सबसे पहले लोहे का ही यहाँ पे चर्चा की जाती है। जितनी मशीनरी होती है वो लोहे से बनती है, तो उनका जो आधार है वो किसका है, लोहे का है। तो यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान औद्योगिक युग जो है वो उसका आधार भी कौन है, लौह अयस्क है। उनका आधार क्या है, लौह अयस्क। हर एक देश को देख सकते हैं, जितने भी देश हैं विश्व के अंदर, उन देशों की जो आर्थिक रूप से अगर हम उसका विकास देखें तो उनका प्रमुख आधार भी लोहा है। जिस देश के पास में लोहा अयस्क की मात्रा अधिक है वो देश संपन्न देश की श्रेणी में आता है या विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जितने देशों के पास में लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है वो उसको अपने यहाँ देश के अंदर ही उसकी शुद्धता करके और वहाँ पर मशीनरी तैयार करके और विश्व में शक्तिशाली देश की श्रेणी में गिना जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा कम है, उसके बावजूद भी वो विश्व के अंदर क्या करता है, उस लोहे को आयात करता है और उससे तैयार माल करके मशीनरी में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो जापान है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। और अगर उपयोग में देखें तो उपयोग की दृष्टि से लौह अयस्क से बहुत सारी सामानें बनते हैं, जैसे मशीनें बनती हैं, जलयान बनते हैं, मोटर वाहन बनते हैं, कृषि के यंत्र भी बनते हैं, और अगर बात करें तो वायुयान भी बनते हैं। अन्य परिवहन के जितने भी साधन हैं उनमें लोहांश की मात्रा या लोहे की धातु लगाई जाती है जो इसके साधन बनते हैं। ठीक है, और हम देखें तो लोहा एक ऐसी उपयोगी और कीमती धातु होती है, यहाँ पे मजबूत धातु होती है जिसको हम किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु एक ऐसी है, मुलायम भी है, मजबूत भी है, उपयोगी भी है।
ठीक है, जिसके कारण उसका आकार हम किसी भी आकृति में उसको आकार दे सकते हैं। ठीक है, लोहा ये मशीनरी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, इसको हम लोहांश के अनुसार देखें, लोहांश के अनुसार तो इसकी लोहांश की मात्रा के अनुसार इसको 4-5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है और जो सिडेराइट लास्ट प्रकार का है, हेमेटाइट प्रकार का, यानी सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है वो तो मैग्नेटाइट होता है। दूसरे क्रम में जो हम लेते हैं वो हेमेटाइट लेते हैं, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। और एक और होता है जो इसमें लोहांश की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है, सबसे घटिया प्रकार का होता है, जिसको लेटेराइट बोलते हैं। तो हम लोहे के विभिन्न प्रकारों को हम देखेंगे। सबसे पहला हम लोहांश के अनुसार देखें, लोहांश के अनुसार लोहे अयस्क को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, फिर है हेमेटाइट, और कौन सा है? लिमोनाइट, और एक और है जिसको बोलते हैं सिडेराइट। सिडेराइट, और सबसे लास्ट में देखें तो यहाँ पे लेटेराइट प्रकार का भी है, सबसे घटिया किस्म का। ठीक है, तो लोहांश की मात्रा के अनुसार इस लोह अयस्क के हम प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ने जाएंगे हम मैग्नेटाइट। ये उत्तम किस्म का होता है, ये जो लोह अयस्क है मैग्नेटाइट है, ये उत्तम किस्म का होता है। पहली विशेषता कौन सी किस्म है? उत्तम किस्म का। इसका रंग जो होता है वो काला होता है, काला रंग, इसलिए इसको ब्लैक और भी कहते हैं, यानी काला आयरन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? काला आयरन। इसको क्या कहेंगे? काला आयरन। ठीक है, किसको कहेंगे? मैग्नेटाइट को। इसमें जो लोहांश की मात्रा होती है वो 60% से अधिक होती है। इसमें लोहांश की मात्रा कितनी होती है? 60% से अधिक। आपको बहुत सारी बुकों में 60 से 70 या 70 से अधिक आपको देखने की मिलेगी, लेकिन 60% से अधिक जो लोहांश की मात्रा होती है वो उत्तम कोटि का यहाँ पे लोहांश पाया जाता है, लोह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, भारत में अगर देखें तो इस मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला। इस काले रंग वाले मैग्नेटाइट प्रकार के जो लोह अयस्क है इसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको एक चुंबकीय लोह ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय लोह ऑक्साइड। इसको चुंबकीय लोह ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है इसका लोह अयस्क मैग्नेटाइट प्रकार का, इसमें एक चुंबकीय पदार्थों के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैग्नेटाइट प्रकार का लोह अयस्क है ये चट्टानों में पाया जाता है, और चट्टान भी कौन सी? आग्नेय चट्टानों में। ये आग्नेय जो चट्टान है, आग्नेय चट्टानों में ये पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल कौन सी हो गई? आग्नेय हो गई। अगर इसके अंदर मिश्रित धातु की बात करें तो इन चट्टानों में कौन सी धातु में पाई जाती है? इसमें टिटेनियम है, वेनेडियम है, इसमें क्रोमियम है, मैग्नीज है, इसमें मिश्रित रूप में पाई जाती है, जो कि कौन सी चट्टानों में? आग्नेय में। कहाँ पर? भारत में धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंदर। भारत में प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ और कुडप्पा। धारवाड़ और कुडप्पा जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान है, और इन चट्टानों में ये दो धातु है लोह अयस्क की वो पाई जाती है, जो कि प्राचीन और रवेदार चट्टानें। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में लगभग अगर बात करें इस मैग्नेटाइट की तो भारत में इसके जो भंडार है वो भंडार 610 करोड़ मिलियन टन है। करोड़ मिलियन टन इसके भंडार हैं। किसके? मैग्नेटाइट प्रकार के लोह अयस्क के जो भंडार हैं वो कितने? 610 करोड़ टन इसके भंडार हैं, जिसमें शुद्ध लोह धातु कितनी पाई जाती है? शुद्ध रूप में बात करें तो यहाँ पर शुद्ध रूप में यहाँ पे जो धातु पाई जाती है वो 52 से 62% ही पाई जाती है, बाकी अशुद्ध रूप में पाया जाता है।
शुद्ध धातु कितनी है, 52 से 62% ही पाई जाती है। ठीक है, अगर इसके बेल्टों की बात करें कि भारत के अंदर मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में कहाँ पर, सलेम में और तिरुचिरापल्ली में पाया जाता है तमिलनाडु में। झारखंड में पाया जाता है, तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली में पाया जाता है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन में पाया जाता है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, शिमोगा, धारवाड़ राज्य है, इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। शिमोगा में पाया जाता है और धारवाड़ जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पर इस धातु के पर्याप्त मात्रा में मिश्रित रूप में भंडार पाए जाते हैं या मिलते हैं। कौन से क्षेत्रों में, मैग्नेटाइट प्रकार का जो इसका है वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, तमिलनाडु में। कौन कौन से क्षेत्र, सलेम और तिरुचिरापल्ली, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर कुद्रेमुख, बाबा बुदन देखें तो वो कर्नाटक में है, वहाँ पे भी मैग्नेटाइट के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे शिमोगा जो जिला है और धारवाड़, वहाँ पर भी इसके भंडार या उसके उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, मैग्नेटाइट। उत्तम किस्म का है, रंग काला है, चुंबकीय पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और इसके अंदर हम बात करें तो मिश्रित रूप में टिटेनियम है, इसके अंदर वेनेडियम है, इसके अंदर क्रोमियम है, इसके अंदर मैग्नीज है, मिश्रित रूप में मिलता है। ठीक है, अगर इसकी जो क्षेत्र की बात करें तो ये धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, जो आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आगे की बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।